धनंजय सर, ये जो शिवराज सिंह चौहान की बड़ी जीत थी, क्या इस बड़ी जीत के चलते शिवराज भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष दो चेहरे हैं उनके लिए बड़ी चुनौती के तौर पर सामने खड़े हैं? चुनौती तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर चुनौती होती तो जब जीत करके आए थे विधानसभा चुनाव, जब बीजेपी ने जीती थी मध्य प्रदेश में, तो हम मोहन यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। और अगर चुनौती होते शिवराज सिंह चौहान, तो 29 के 29 सीटें बीजेपी नहीं जीत जाती मोदी जी के नेतृत्व में। अगर ये कह रहे हैं और ये नैरेटिव है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये नैरेटिव है कि मध्य प्रदेश में जीत मिलती है लाडली बहना की वजह से, या मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी सफलता मिलती है शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल के दौरान किए गए काम की वजह से, अगर जीत मिलती है शिवराज सिंह चौहान की कुशल मुख्यमंत्री नेतृत्व की वजह से, तो फिर उनको हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री अगर इतने लोकप्रिय रहे शिवराज सिंह चौहान, तो उनको जब मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया तो कहा जाता कि मोदी जी की वजह से नहीं बने मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश की जनता ने कहाँ विरोध जताया? गुजरात में भी एक सीट हार गई बीजेपी, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सीट जो कांग्रेस के पास थी वो भी चली गई। हालांकि लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो ये बात समझ नहीं पा रहा है कि ये जो कमलनाथ है और दिग्विजय सिंह है वो पुराने हो गए, उनको बाहर कीजिए, नए लोगों को मौका दीजिए, क्योंकि बार बार वो चेहरे आप लेके आते हैं, वही दो चेहरे लेके आते हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जो ठुकरा दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं बिहार वहाँ के मध्य प्रदेश के अपने जनमानस से। अब सोच लीजिए, ये बड़े नेता है कांग्रेस के, अपनी लोकसभा सीट नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है कि चैलेंज नहीं है अभी, जो नरेंद्र मोदी है उनके साथ सामने चैलेंज दूसरा है। और वो चैलेंज ये है कि जो मोदी की गारंटी कर रहे थे, क्या फिर से वो मोदी की गारंटी करेंगे? क्या फिर से वो हिंदू मुसलमान करेंगे? अभी जो आप बात शुरुआत में आपने जो प्रस्तावना दी और उसमें कहा कि एनडीए के दलों की बैठक हो रही है, उसमें अपने नेता का चुनाव किया जा रहा है, नेता चुन लिए गए, नरेंद्र मोदी चुना जाना था उनको। पार्टी के भीतर चुने गए कि नहीं चुने गए, तो उनके भीतर तो अध्यक्ष भी नहीं चुने जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई विरोध कर दे, वो कौन व्यक्ति होगा वहां अभी, और वो भी जब ऐसी स्थिति है। तो मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी को वहाँ नेता चुना गया है, और जिस तरह से उन्होंने संविधान को सबसे पहले जब हॉल में आए, सेंट्रल हॉल में, तो सबसे पहले संविधान के सामने सर झुकाया, उसको उठा करके माथे से लगाया। हमें वो याद आ गया जब वो आए थे संसद में पहली बार 2014 में, तो साष्टांग दंडवत किया था। फिर संसद का क्या हाल किया हम सब लोगों ने 10 साल में देखा। मुझे तो अब डर ये लग रहा है कि जिस संविधान को उन्होंने माथे से लगाया है, आने वाले 5 सालों में उस संविधान का क्या हास्य करेंगे। नीतीश कुमार जी ने पांव छुआ, वो भी आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी को पांव छुए नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी के दिमाग में कहाँ क्या लोचा हो गया है मुझे नहीं पता। हालांकि बिहार की जनता ने उनको सम्मान दिया, 12 सीटें दी, लेकिन नीतीश कुमार क्या बिहार के सम्मान को बचा करके रख रहा है? बार बार नरेंद्र मोदी जी के सामने झुकना, मुझे लगता है बिहार की अस्मिता को भी चोट लगती है। ठीक है, नरेंद्र मोदी देश के सम्मानित नेता हैं, आप भी नेता हैं, लेकिन जब आप उनके पांव छूने लग जाते हो, चिराग पासवान का पांव छूना तो समझ में आता है, लेकिन नीतीश कुमार का पांव छूना मुझे भी समझ में नहीं आता है। ये अफसोसजनक है। क्या दिमागी हालत है मुझे नहीं मालूम। खैर, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि अभी और कई बातें आनी बाकी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी जिस तरह से संविधान को सर झुकाया, संविधान को सीने माथे से लगाया, वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक कोना है जो डर रहा है कि संविधान को निपटाने वाले हैं। जैसे संसद को निपटाया, इस बार संविधान को निपटाएंगे, और अगर संविधान को निपटाएंगे तो कौन बचाएगा? क्योंकि जो अगर ये दोनों भी हट जाते हैं, मान लिया कि जितनी सीटें मिली है 26, 16 और 12, 28 सीटें, 28 सीटें अगर निकाल देते हैं तो इनके पास 264 सीटें बचती है। आने से 8 सीटें कम है, बहुमत से 8 सीट कम है, तो 8 सीट किसी को तोड़ फोड़ के ले आएंगे। वो तो उस विधा में माहिर व्यक्ति है, माहिर लोग हैं ये। तो अभी देखिए क्या होता है। और मैं तो उस डायलॉग को भी याद कर रहा हूँ जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आने वाले 6 महीने में भूचाल आने वाला है। तो क्या क्या भूचाल आएगा वो देखने वाली बात है। हम तो दर्शक हैं अभी, क्योंकि चुनाव जब डिसीजन देने का, तो मध्य प्रदेश के वीर भाई साहब हैं, मध्य प्रदेश की जनता ने कहा कि भैया
कोई मोदी जी से बड़ा नेता नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी, इसलिए सारी की सारी सीटें हम दे देते हैं। देखिए आप उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में 19 में से 17 सीटें मिल गई बीजेपी को, तो अपने आप में बड़ा। उत्तर प्रदेश ने ठीक है, उत्तर प्रदेश ने एकदम घटा दिया, नीचे ला दिया और कहा कि नहीं संविधान का सम्मान करो, आरक्षण का सम्मान करो, आप जो है इस तरह से हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। पूरा अयोध्या बेल्ट में साफ हो गई बीजेपी, वो अलग मैसेज दे रहा है। लेकिन जो मध्य प्रदेश से मैसेज आता है, जो मैसेज उड़ीसा से आता है, वो बड़ा कंफ्यूज कर देता है कि क्या हो रहा है, देश की जनता किधर है। जी धनंजय सर, जरा हम एनडीए की बैठक की ओर चलें। पूरे चुनाव में जो मोदी जी की भाषा थी या दूसरे नेताओं की भाषा थी, वो मोदी जी ने जिस तरीके से एक शुरू किया, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुजरा, इन सारी चीजों पर लड़ा गया, ये पूरा चुनाव हुआ और वो यही पूरे चुनाव भर बताते रहे, समझाते रहे लोगों के बीच में। अब आप एनडीए की जब बैठक हो रही है तब वो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। 10 साल में क्या कुछ करना है। अभी गठबंधन की सरकार है, आप बहुमत से दूर चले गए हैं, 240 पे जाकर के रुक गए हैं, लेकिन अभी भी मोदी जी एज इट इज पुराने अंदाज में 10 साल की बात कर रहे हैं। पहले वो 47 की बात करते थे, 1000 साल का सपना दिखाते थे। अभी भी आने वाले 10 साल में कैसे लाइफ होगी उसकी बात वो कर रहे हैं। क्या इसको क्या माना जाए? क्या ये गठबंधन की मजबूरी है, या गठबंधन का दबाव है ये, जिसके चलते अब ये बातें करनी पड़ रही हैं? मुजरा, मुसलमान, मंगलसूत्र, ये सारी चीजें खत्म। देखिए, ये मंगलसूत्र, मुसलमान, हिंदुओं को गाली देना भी जिसको आपके प्रदेश में अयोध्या पूरा बेल्ट में नहीं मिली सीटें, बीजेपी को हार गए लोग, तो गालियां दे रहे हैं ना लोग। कंगना रनौत ने को थप्पड़ मार दिया, वहां की एक कांस्टेबल ने, तो कह रहे हैं ना कि आतंकवाद है, वो पंजाब को आतंकवाद से जोड़ दिया ना। देखिए, नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस तीनों को मैं अलग नहीं मानता हूँ। जैसे भाई साहब अभी बोल रहे थे, पुष्पराग जी बोल रहे थे, मैं बहुत सहमत नहीं हूँ, पूरे विनम्रता के साथ कह रहा हूँ। आरएसएस, नरेंद्र मोदी और बीजेपी तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो अपना तीन चेहरा दिखाते हैं खाली, कि अरे ये अच्छा है, कि ये अच्छा, जिसे होता है ना, दुकानदार कहता है कि ये एक ही आलू 3 जगह रख देगा और आपको बोलेगा ये 8 रुपये है, ये 10 रुपये है, ये 12 रुपये है। आप सोचो कि कौन ज्यादा बढ़िया है। तीनों एक ही आलू है। तो ये जहां से मोदी जी बन के निकले हैं, जिस फैक्ट्री से, उस फैक्ट्री का मालिक क्या करता है, उस फैक्ट्री के मालिक बना कैसे? वो फैक्ट्री का मालिक है संविधान नहीं मानना है, मुसलमानों को गालियां देना है, हिंदू धर्म को हिंदू धर्म के तरीके से नहीं लेना है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना है। हिंदू धर्म मानने वाला कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं रखेगा, लिख लीजिए कहीं कागज पर नोट करके। जो नफरत का भाव रखता है वो हिंदू धर्म मानने वाला व्यक्ति नहीं है। और मुसलमान, अगर हिंदू मुसलमान आएंगे तो मैं कहूंगा मुसलमान ज्यादा अच्छे हैं आपके हिंदुओं से। आप ढेर सारे आप देख लीजिए वीडियोज जो आ रहे हैं, कहीं औरतों के क्या हश्र किया। मोदी जी के शासनकाल में भी आरएसएस का नजरिया क्या है औरतों के प्रति? पूरी दुनिया में धर्म के लोगों ने औरतों को प्रताड़ित किया, औरतों को बंधक बना के रखा। तो मैं तीनों को अलग नहीं मानता, तीनों एक ही हैं। वो मीटिंग करें नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो उन तीनों के नाल जो है ना, एक तीसरों से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक के पास हार्ट है, एक के पास ब्रेन है, एक के पास कुछ और है। अलग कर देंगे तो अधूरा हो जाएगा। वो तीनों एक तीसरों के पूरक है। मोदी जी की जरूरत संघ को है, संघ को जरूरत मोदी जी की है, वो सब जरूरत है। और 240 सीटें जो लाया है, हम कहने को खुशफहमी में क्या रहने में क्या दिक्कत है कि ये जो है वो मजबूर कर देंगे, टीडीपी के नेता मजबूर कर देंगे। कोई मजबूर नहीं करेगा, सबको अपनी सत्ता चाहिए, अपनी कुर्सी चाहिए। और वो जो जो गठबंधन का दौर था जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह थे और कह रहे थे कि आप इसको किनारे रखिए, इसको किनारे रखिए, 370 किनारे रखिए, यूसीसी किनारे रखिए, अभी कुछ किनारे नहीं होने वाला है। मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा, ये भी लिख लीजिए। और ये मैं हताशा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो पिछले 10 सालों में देखा है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। मैं इस आधार पर बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने किस तरह से पांव छू लिए। मैं इस आधार पर बोल रहा हूँ कि बिहार में किस तरह से जबरन कांग्रेस ने अपनी सीटें गंवाई। राहुल गांधी क्यों नहीं गए वहां और भाषण करने के? पप्पू यादव से क्यों इतनी जोर से दुश्मनी ठान ली? कई सारी बातें हैं। और जनता चाहती है कि मोदी जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है।
लेकिन क्या कांग्रेस अपनी भीतर जो उसकी जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने को तैयार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसा जी मेघवाल साहब ने कहा कि वहां राजस्थान में जिस तरह से चेंज आया, वो चेंज लाने वाला कौन है? खाली कांग्रेस के दम पे वो चेंज नहीं आया। उसमें सिंधिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल में थी। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अभी चुनाव में पूरा सुपड़ा साफ हो जाता है और अभी फिर बदल जाती है कहानी। कैसे हो जाता है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं 3 प्रदेशों से बड़ा निराश हूं। अब मैं वहां जाके मुझे समझना पड़ेगा, या सुधीर भाई साहब मुझे समझाएंगे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों तीनों प्रदेशों में ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया, या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया? बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में राजस्थान है, बगल में तेलंगाना है, बगल में बंगाल है। उन सब जगहों पे बड़ी अच्छी सीटें आई है। यहाँ क्या हो गया? अच्छा अच्छा, जो ये है आंध्र प्रदेश है, उसकी कहानी फिर अलग है। आंध्र प्रदेश में जिस व्यक्ति के खिलाफ आक्रोश है, जगन रेड्डी के खिलाफ, उसकी बहन को आप लीड दे रहे हो कि कांग्रेस पार्टी के नेता ये है। भाई बहन को अलग समझेंगे लोग। ऐसी दुश्मनी दोनों भाई बहन में हुई नहीं, वो नाटकीय है, सबको पता है। तो कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है बैठ के विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरह से पार्टी चलाना चाहते हैं। देश की जनता तो चाहती है कि आप लौटे। मैं बताऊं, बिहार के एक आदमी का मैं देख रहा था, उसने कहा, बोला आपने किसको वोट दिया? बोला हमने कांग्रेस को वोट दिया। बोला कांग्रेस जीतेगी? बोला जीते नहीं जीते छोड़ो यार, कांग्रेस ही चाहिए, उससे बढ़िया कोई है नहीं। ये क्या है? ये जनमानस है। उस जनमानस को नेता एड्रेस नहीं करेंगे, वो बनेगा नहीं। जनमानस खाली सीटें नहीं लाता है, नेता लाता है। और दुर्भाग्य है कि ये जो चाहे उड़ीसा में कांग्रेस के नेता कौन है? बताइए उनके नेता का नाम। मध्य प्रदेश में पटवारी जी को सौंप दिया, झुनझुना पकड़ा दिया कि आइए, लेकिन पटवारी जी नेता थे वहां मध्य प्रदेश में? बताइए सक्सेना भाई साहब, नेता वही है दोनों। अभी कमलनाथ गए हैं बधाई देने के लिए, आज ही न्यूज है। कई लोग नाराज हो सकते हैं कि कांग्रेस की ही आलोचना कर रहे हैं आप। आलोचना करनी चाहिए। बीमारी को छुपाओगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, मर जाओगे। बीमारी को दिखाओ डॉक्टर को कि ये बीमारी है। गुप्त रोग भी दिखाना पड़ता है, और ये तो एकदम धनंजय खुला सर, रोग है, दिख रहा है कि ये घाव धनंजय जो है सर, इतना बड़ा शरीर पे लगा हुआ। विधानसभा, मध्य प्रदेश की जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तब भी जब हमारी आपकी चर्चाएं होती थी, मैं बार बार ये बात कहता था कि कमलनाथ वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को हरवाएंगे। भले ही कांग्रेस उनके ऊपर दांव लगा करके चल रही थी, पर सारे लोगों को, तमाम विश्लेषकों को ये दिख रहा था कि कमलनाथ क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरीके से कमलनाथ की रणनीतियां कांग्रेस को कमजोर कर रही हैं। एग्जैक्टली वही हुआ। उसके बाद कमलनाथ जो है वो भाजपा में जाने के लिए, उनकी खबरें चली, भाजपा में जाने के लिए की कोशिश में लग गए। फिर एक स्थिति ये आई कि भाजपा ने उनको लेने से इनकार कर दिया। जो भाजपा हर अरे गहरे नत्थू खैरे को तुरंत ले लेती है, जो आदमी उसको पानी पी पी करके गाली देता है, उनके मुख्यमंत्री को गाली देता है, प्रधानमंत्री को गाली देता है, उनके बड़े नेताओं को गाली देता है, उनको भाजपा तुरंत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा लेती है। लेकिन कमलनाथ को भाजपा ने ज्वाइन नहीं कराया। ऐसा क्या देखा भाजपा ने कि कमलनाथ को लेने तक को तैयार नहीं हुई? जो आदमी मोदी की प्रचंड लहर के बीच में भी अपनी सीट छिंदवाड़ा बचाने में कामयाब रहा, उसको भी भाजपा ने लिया नहीं। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया। ये कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक देखिए विफलता रामप्रसाद जी, है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कमलनाथ जी के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं किसी, देखिए हर नहीं किसी नहीं, का मैं तो एक्सपायरी खिलाफ डेट बोल रहा होता है। हूं सर, मैं तो खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो नहीं, कह मैं रहा कह रहा हूं। हूँ नहीं, मैं खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा हूँ ये बता रहा हूँ। हर किसी की एक्सपायरी डेट है, वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायरी डेट वाली दवा खाएंगे तो आप मरेंगे। वो वही कर रही है कांग्रेस वहां। एक दूसरी बात आपको बताऊं, ये जो भी, आपको याद कीजिए, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, जब वो लेके आए थे, वो कौन था, एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री या क्या कुछ है, उसको लेकर के आया, एकदम चरणों में प्रणाम किया। हमने कहा ये डुबा देगा कांग्रेस को, कांग्रेस इसीलिए हार जाएगी। सेम काम करते हैं ये। जहां राहुल गांधी, कौन है पीछे मुझे नहीं मालूम, मैं तो कांग्रेस का एकदम क्लोज आदमी हूं नहीं। वो कौन है पीछे जो राहुल गांधी को ले जाकर के त्रिपुंड लगवा देता है? वो फिर वहां वही रामनामी चोला उड़वा देता है। अरे मोदी जी ओढ़े हुए काहे को लेके जा रहे हो भाई? मैं रामनामी चोला ओढ़े हुए आपके प्रोग्राम में क्यों नहीं आता है? लोग कोई आ जाना चाहिए था सुधीर भाई को। क्या ये हिंदू नहीं है? मेघवाल साहब हिंदू नहीं है? पुष्पराग भाई हिंदू नहीं है? मैं हिंदू नहीं? मैं रामनामी चोला ओढ़ के बैठा था किसी दिन क्या, ऐसे त्रिकुंड लगा करके? अरे उसकी अलग जगह है, धर्म की जगह अलग है। धर्म का मतलब क्या है?
धर्म का मतलब ढोंग नहीं है, धर्म का मतलब दिखावा नहीं है, धर्म का मतलब आचरण है। आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। आपके व्यवहार में दूसरों को मारने में लगे हुए हो और आप कह रहे हो धर्म बचा रहे हैं हम। धर्म आपसे बचेगा, धर्म आपको बचाएगा। अगर धर्म पे चलोगे तो आप बचेगा, और वो धर्म ये है कि आप दूसरों का सम्मान करो, दूसरों के प्रति करुणा भाव रखो, और जो कमजोर है उसकी मदद करो, यही धर्म है। तो ये सब जी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता। अच्छा देखिए क्या है, आप एक फिल्म आपने देखी है, ये अनिल कपूर की फिल्म थी विरासत। विरासत फिल्म को देखिए, और हिंदुस्तान का आपको कांग्रेस पार्टी यानी गांधी का जो समूह है और आपको जो आरएसएस का समूह है दिखाई पड़ जाएगा। बोलने की जरूरत नहीं है मुझे आगे पीछे। जी जी। सुधीर सर, धनंजय सर के जो सवाल थे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हालांकि धनंजय सर ने बिहार का नाम नहीं लिया, मैं ले लेता हूं, बिहार में भी नहीं, मैंडेट नहीं दिया इंडिया गठबंधन को। बिहार का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि बिहार जी में 10 सीटें छीन ली, लड़ाई लड़ करके बिहार ने 10 सीटें छीन दी। अब फिर इंटरनल कारण है कि क्यों और सीटें नहीं आई, लेकिन हमें भी लगा जी था कि 15 सीटें कम से कम आएगी बिहार में, ऐसा लगा।